मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के आधुनिक भारत का इतिहास के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, आप समझ ही गए होंगे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 1857 की क्रांति, जिसे इतिहास जगत में भारत की स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना जाता है या कहा जाता है। इसके विषय में और इसके एक खास पहलू 1857 की क्रांति के कारण पर हम आज चर्चा करेंगे। बड़ा व्यापक विषय है ये भी, और हो सकता है कि एक व्याख्यान में हम इसे पूरा ना कर पाएं। तो अगर ऐसा महसूस होगा तो हम इसे एक से अधिक व्याख्यानों में विभक्त करेंगे। अंग्रेजों की दमनकारी नीति, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के चलते भारतीयों के मन में इस विदेशी सत्ता के विरुद्ध व्यापक असंतोष व्याप्त हो गया था। परिणाम स्वरूप लगभग भारत के हर तबके ने 10 मई 1857 को एक सम्मिलित प्रयास किया, जिस प्रयास के माध्यम से भारतीयों ने चाहा कि वो विदेशी सत्ता के जुए को अपने कंधे से उतार दें। और इस असंतोष के लिए, इस शोषण के लिए जो कारक या कारण महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, उन्हें हम सामान्य तौर पर, मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालीन कारण के रूप में इन 4, 5, 6 हिस्सों में विभक्त करके देख सकते हैं। हम सर्वप्रथम बात करेंगे राजनीतिक कारणों की। 1857 की क्रांति के लिए जो राजनीतिक कारण महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले राजनीतिक कारणों में हम चर्चा करेंगे अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। जैसे जैसे अंग्रेजों का शासन भारत में बढ़ता जा रहा था, उसका काल, उसका जो ड्यूरेशन है, उसका जो पीरियड है, वो लंबा होता जा रहा था। तैसे तैसे भारत की अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादीता है, साम्राज्यवादी लिप्सा है, वो और अधिक बढ़ती जा रही थी। वो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे स्टेट्स को, राज्यों को अपने अधीन करती जा रही थी। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाना शुरू कर दिया था जिन नीतियों के माध्यम से भारतीय राज्यों को हड़पा जा सके। तो इसका परिणाम क्या था कि भारत के जो देशी नरेश थे, उनमें असंतोष व्याप्त हो रहा था। अंग्रेजों ने एक नीति बना ली कि जिन राज्यों की शासन व्यवस्था बेहतर नहीं होगी, उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। जिन राज्यों के पास उत्तराधिकारी नहीं होगा, उन राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा।
अगर कोई भारतीय नरेश निसंतान है तो उसे गोद लेने की जो परंपरा रही है भारत में या अन्य विश्व के अन्य हिस्सों में भी, जो संतति गोद ली जाती है, उस प्रथा को निषेध कर दिया, कानूनी रूप से अमान्य घोषित कर दिया। और तो इस तरीके से हम देखते हैं कहीं शासन के नाम पे, कुशासन के नाम पर, कहीं गोद निषेध के नाम पर, या कहीं अन्य आरोप लगाकर जो देशी राज्य थे उन्हें अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिलाते जा रहे थे। परिणाम स्वरूप जो भारतीय नरेश हैं उनमें असंतोष निरंतर पैदा होता जा रहा था। फिर दूसरा क्या है, भारतीय राज्य जो थे उन राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। जैसे झांसी को गोद निषेध के नाम पर, सतारा को गोद निषेध के नाम पर, उसी तरीके से अवध का विलय, अवध का जो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय है उसने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति 1857 के घटना के लिए। अंग्रेजी साम्राज्य ने अवध को कुशासन के नाम पर या शासन के कुप्रबंधन के नाम पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। परिणाम स्वरूप जो अवध की जनता थी वो अंग्रेजों से बेइंतहा ज़्यादा नाराज हो गई। और हम 1857 का जो घटनाक्रम है अगर उस पर दृष्टिपात करते हैं तो हम इस तथ्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस घटना का सबसे ज़्यादा असर भी अवध प्रांत में ही हुआ था। इसी तरीके का एक अन्य राजनीतिक कारण था नाना साहब की पेंशन को बंद करना। लॉर्ड डलहौजी जब से भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया था तब से वो निरंतर इस प्रकार के कार्य करता जा रहा था। कहीं वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तरफ जाता था और कहीं वो किसी न किसी तरीके से भारतीय राज्यों को, भारतीय रियासतों को परेशानी में डालता जा रहा था। और इसी क्रम में उसने नाना साहब की जो वार्षिक पेंशन थी 8 लाख रुपए वार्षिक, वो बंद कर दी। और इसके साथ साथ उनकी जो जागीर थी बिठूर, वो भी उसने छीन ली। इससे न केवल पेशवा में, न केवल नाना साहब में, अपितु संपूर्ण मराठा जगत में असंतोष की लहर व्याप्त हो गई। फिर उसी तरीके से मुगल सम्राट के प्रति भी जो अंग्रेजों का व्यवहार था वो अपमानजनक था। भारतीय जनता बाकी सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ही रही थी, तमाम तरीके के राजनीतिक शोषण वो बर्दाश्त कर रही थी, तमाम तरीके के आर्थिक शोषण बर्दाश्त कर रही थी, तमाम तरीके की सामाजिक जो बदसलूकियाँ हैं उन्हें भारतीय जनता बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अपने शासक के विरुद्ध जो अपमानजनक व्यवहार अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था उसे सहन करना भारतीय लोगों के लिए लगभग मुश्किल सा हो गया था। इसी प्रकार जो अंग्रेजों की शासन व्यवस्था थी वो भी दोषपूर्ण थी। जो प्रशासन में ऊंचे ओहदे थे, जो हायर पोस्ट थी, वो लगभग 100% अंग्रेजों के पास थी। दूसरे शब्दों में हम कहें जो लोअर कैटेगरी की पोस्ट थी या लोअर मिडिल कैटेगरी की पोस्ट थी वो तो भारतीयों को दी जाती थी, और जो उच्च वेतन मान वाले पद थे, उच्च अधिकार रखने वाले पद थे, वो सारे के सारे पद अंग्रेजों के पास रहते थे। तो इसने भी भारतीय जनमानस में असंतोष पैदा करने का काम किया। इसी प्रकार जो भारत का जो जमींदारी वर्ग था वो भी अंग्रेजों से असंतुष्ट था। कहीं रैयतवाड़ी के नाम पर,
कहीं महलवाड़ी के नाम पर, कहीं स्थायी बंदोबस्त के नाम पर, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण अंग्रेज जो शासक वर्ग था वो जमींदारों से की ज़मीनें छीनने पर लगा हुआ था या उनसे अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता था। परिणाम स्वरूप जो जागीरदार वर्ग था, जमींदार वर्ग था, वो भी अंग्रेजों से नाराज हो गया। तो इस प्रकार ये कुछ राजनीतिक कारण थे जिन कारणों की वजह से भारत में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न हुआ। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारणों की। अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी भारत के अंदर, वो बहुत ज़्यादा शोषणकारी थी। वो जिस प्रकार से एक साहूकार अपनी रैयत के साथ व्यवहार करता है, लगभग उसी प्रकार का व्यवहार अंग्रेज कंपनी भारतीयों के साथ कर रही थी। हर स्थिति में कंपनी को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करना, चाहे उसकी कीमत भारतीयों को कुछ भी चुकानी पड़े, चाहे भारत की कृषि नष्ट हो जाए, चाहे उद्योग धंधे नष्ट हो जाएं, चाहे व्यापार व्यवस्था चौपट हो जाए, उससे अंग्रेज कंपनी को कोई लेना देना नहीं था। अंग्रेज कंपनी का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था अपने आर्थिक हितों की साधना करना। परिणाम स्वरूप क्या है कि वो निरंतर भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे। उद्योग धंधों का जो विनाश है वो एक बड़ा कारण बनता है। अंग्रेजों ने इस प्रकार की नीति अपनाई कि उससे भारत के जो उद्योग धंधे थे वो नष्ट होने के कगार पर पहुंच गए। परिणाम स्वरूप भारत में बेकारी फैल गई और गरीबी का चारों तरफ साम्राज्य हो गया। अंग्रेजी साम्राज्य के तो आर्थिक हित सध रहे हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं भारत में बेकारी और गरीबी का चारों तरफ बोलबाला हो रहा है। फिर जो धन का निष्कासन है, दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि धन निष्कासन एक ऐसी सतत प्रक्रिया हो गई है कि जिस गति के साथ समय व्यतीत हो रहा है उतनी ही तेजी के साथ भारत गरीब होता जा रहा है। भारत का जो धन है उसका निकास ब्रिटेन की तरफ है, उसका जो निकास है वो टेम्स नदी की तरफ है। भारतीय धन का निरंतर प्रवाह इंग्लैंड की तरफ हो रहा है। उन्होंने ये सिद्धांत दिया और जैसे जैसे अंग्रेजी सत्ता का काल भारत में बढ़ता जा रहा था तैसे तैसे भारत की गरीबी भी बढ़ती जा रही थी। तो इस धन निष्कासन ने, जो किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था देश, वो देश अब भूखमरी, अकाल, गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी जैसे कुचक्र में फंस गया था और उसे इन सारी समस्याओं से कोई निजात भी मिलती नज़र नहीं आती थी। तो हम ये देखते हैं कि जो धन का निष्कासन है वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण बनता है। फिर जो अंग्रेजों की कठोर राजस्व व्यवस्था थी उसने भी भारतीयों की आर्थिक कमर तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज जमींदार को टाइट करते थे राजस्व वसूलने के लिए, जमींदार रैयत को परेशान करता था, किसान को परेशान करता था। परिणाम स्वरूप भारतीय किसान को खेती करना दूभर हो गया था। भारत का जो किसान है वो खेती करना को लाभदायक सौदा नहीं समझता था। लाभदायक क्या, जीवन यापन करने में भी दुश्वारियों का सामना किसान को करना पड़ रहा था। परिणाम स्वरूप वो एग्रीकल्चर से दूर होता जा रहा था।
तो इस प्रकार की जो राजस्व व्यवस्था थी उसने भारतीय लोगों को, भारतीय जनमानस को व्यथित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार इस व्याख्यान के माध्यम से हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के लिए जो राजनीतिक और आर्थिक पहलू हैं वो कितने महत्वपूर्ण रूप से इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। जो बाकी व्याख्यान, बाकी जो कारण हैं उनकी चर्चा हम आगामी व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।